नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। करंट अफेयर की जो नई सीरीज़ है इसको आगे बढ़ा रहा हूं और बात करते हैं इसमें आज वैदेशिक क्षेत्र के बारे में जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि भारत का पहला यूरो बॉन्ड जारी किया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि इस भारत सरकार क्या करती है या आरबीआई क्या करती है, एक बॉन्ड जारी करती है पैसा कलेक्ट करने के लिए। एक बॉन्ड जारी करती है, कौन? आरबीआई या भारत सरकार। या भारत सरकार क्या करती है, आरबीआई के द्वारा ही एक बॉन्ड जारी करवाती है पैसा कलेक्ट करने के लिए। लेकिन जो बॉन्ड जारी होता है वो रुपए में पैसे कलेक्ट करने के लिए बॉन्ड जारी होता है। किसमें? रुपए में। रुपए में पैसे कलेक्ट करने के लिए बॉन्ड जारी होता है। लेकिन पहली बार क्या हुआ है कि जो पैसा कलेक्ट करना है वो किस में कलेक्ट करना है? यूरो में कलेक्ट करना है। और यूरो में कलेक्ट करने के लिए जो जारी किया गया पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया? पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा। अब मैं बता दूं कि पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड ये इन्होंने क्या किया है कि भारत का पहला यूरो बॉन्ड जारी किया है। दूसरी बात, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड जो है यह एनबीएफसी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यानी यह जो है यह एक बैंक नहीं है। यानी जो भी बॉन्ड जारी किया जाता था वो बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, न कि किसी गैर वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता था। पहली बार ये हुआ है कि पहली बार यूरो बॉन्ड तो जारी किया ही गया है, पहली बार गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान द्वारा क्या किया गया है, इसे जारी किया गया है। और वो गैर वित्तीय जो संस्थान है, गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थान है, जो वो है पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड। कौन है? पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड। पहली बार जो बॉन्ड जारी किया गया था वो 2017 में जारी किया गया था। इस बॉन्ड का लक्ष्य रखा गया कि हमें 300 मिलियन पैसे क्या करना है? कलेक्ट करना है। और ये जो पैसे है ये 7 वर्ष में हमको कलेक्ट करना है। कितने वर्ष में कलेक्ट करना है? 7 वर्ष में। ये किसके द्वारा जारी किया गया? ये पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ठीक है, बात क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला हरित नगर निगम बॉन्ड। अब देखिए, एक तो यूरो बॉन्ड हो गया, अब हरित बॉन्ड, और ये नगर निगम द्वारा जारी किया गया है, इसलिए भारत का पहला हरित नगर निगम बॉन्ड कहा जा रहा है। और ये जो हरित नगर निगम बॉन्ड है ये गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। गाजियाबाद नगर निगम ने क्या किया है? भारत का पहला हरित नगर निगम बॉन्ड जारी किया है। देखिए, मैंने अभी बात किया कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, उसको पैसे की जरूरत होती है तो एक बॉन्ड जारी करती है। और बॉन्ड मान लीजिए कि किस चीज़ के लिए जारी कर रही है उसकी बात होती है। यहाँ पे बात आ रहा है कि ये जो बॉन्ड जारी किया गया हरित के लिए, यानी ग्रीन चीज़ों के रिलेटेड के लिए। यानी जो गाजियाबाद ने जिस ये बॉन्ड को जारी किया है वो पर्यावरण से रिलेटेड, यानी पर्यावरण को ये पैसे जो आएंगे उसका जो खर्च किया जाएगा वो पर्यावरण पे खर्च किया जाएगा। किस पे खर्च किया जाएगा? पर्यावरण पे खर्च किया जाएगा। क्लियर? ये जारी किया गया है गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा कि बिटकॉइन को मान्यता देने वाला जो देश है अल सल्वाडोर है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट कि बिटकॉइन को किस देश ने मान्यता दिया? अल सल्वाडोर। और अल सल्वाडोर जो है पहला देश है जिसने क्या किया है? बिटकॉइन को मान्यता दे दिया है। क्या किया है? बिटकॉइन को मान्यता दिया है। अब देखो, आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई ने भारत विदेशी ऋण जारी किया है मार्च 2021 का। एक्चुअली देखिए, हम भारत जो है दो प्रकार से विदेशी ऋण लेता है। एक लेता है घर के अंदर से, यानी भारत के अंदर। एक होता है भारत के बाहर। उस भारत के बाहर जो विदेशी ऋण लिया गया उसको जारी किया है आरबीआई ने। और बताया गया है कि जो इस समय हमारे पास विदेशी ऋण है, यानी हम विदेशों से जो कर्ज में है वो 570 अरब डॉलर कर्ज में है। कितने अरब डॉलर कर्ज में है? 570। ठीक है, बताया गया कि पिछले मार्च से लेके इस मार्च तक इस कर्ज में जो बढ़ोतरी हुई है ना 2.1%। पहली बात कि हम कितने कर्ज में है? 570 अरब डॉलर। और ये जो बढ़ा है हमारा कर्ज, ये कितने परसेंट बढ़ा है? 2.1%। और कहा जाए कि पिछले तुलना में जो बढ़ा है 11.5 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर बढ़ा है कर्ज हमारा। पिछले साल की तुलना में 2020 की तुलना में, मार्च 2020 की तुलना में 2021 में जो पैसा बढ़ा है
वो हमारा बढ़ा है 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, कहा जा रहा है कि हम जब 2020 में हमारा जो कर्ज था ये पूरे जीडीपी का जो हमारा जीडीपी है उसका 20.6% था, लेकिन 2021 में जो हमारा कर्ज है, विदेशी कर्ज है, वो हमारी जीडीपी का 21.1%। कितने प्रतिशत? 21.1%। अगर कहा जाए कि हमारा जो विदेशी कर्ज बढ़ा है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है? 2.1%। मार्च से लेकर इस मार्च तक हमारी जीडीपी का कितना बढ़ा है? तो जीडीपी का 21.1%। पिछले बार कितना था हमारी जीडीपी का कर्ज? 20.6%। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एक्सपो। देखिए क्या हुआ है कि मीटिंग हुई है, कौन? थर्ड, और इन्वेस्ट करने के लिए, दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए किसके? रिन्यूएबल एनर्जी पे, नवीनीकरण ऊर्जा पर। तो ये बताइए कि जो मीटिंग हुई है नवीनीकरण ऊर्जा पर दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए, तीसरी मीटिंग, तो ये आयोजन कौन करवाएगा? आयोजन तो वही करवाएगा ना, नवीन ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब इसका जो संबोधन किया है या शुभारंभ किया गया है, ये पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। अगर पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन किए हैं, कोरोना महामारी चल रहा था, तो कोरोना महामारी के दौरान ये जाके तो उद्घाटन करेंगे नहीं, ये जो हुआ है यह वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। ठीक है, शुभारंभ हुआ इसका। अब इसका विषय भी रखा गया हो, यानी थीम भी रखा गया हो, सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवोन्मेष। किसका? थर्ड ग्लोबल री इन्वेस्ट 2020 का जो थीम है, सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवोन्मेष। अब देखिए इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में, और 2017 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये दिल्ली में किया गया था। जब 2018 में दूसरी बार शुरुआत किया गया था वो ग्रेटर नोएडा में किया गया था। बात क्लियर? तो थर्ड जो है ग्लोबल री इन्वेस्ट, इसका जो है वर्चुअल उद्घाटन किया गया, वर्चुअल शुरुआत किया गया। कैसे किया गया? वर्चुअल, यानी वीडियो के माध्यम से इसकी क्या किया गया? उद्घाटन किया गया, शुरुआत किया गया है। अब आते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो है ये पॉइंट कट गया है, और ये कटा हुआ पॉइंट मैं बता दूं आपको कौन सा है। तो ये है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। क्या है? मैं लिख देता हूं, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, यानी इसे हम राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। देखिए क्या हुआ है कि जैसे हम क्या करेंगे, हमको पैसा जुटाना है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमको पैसा जुटाना है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण ने इसको स्टार्ट किया, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, पैसा जुटाने के लिए। और पैसा कितना जुटाना है हमें? 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। फिर 4 वर्षों में। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। ठीक है, कब से कब तक? 2022 से 2025 तक। किसके तहत हमें पैसा जुटाना है? 6 लाख करोड़। तो हमें जो पैसा जुटाना है, ये जुटाना है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन द्वारा। ठीक है, अब कैसे जुटाएंगे जरा समझिएगा बात को। मान लीजिए कि लखनऊ एक्सप्रेसवे है, इस एक्सप्रेसवे को क्या करेंगे, हम किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, बेचेंगे नहीं, दे देंगे। ठीक है, उनसे हम पैसा ले लेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी नीलामी लगा देंगे कि क्या हो, लखनऊ एक्सप्रेसवे को कोई प्राइवेट कंपनी आए और हमको क्या करे, पैसा दे दे। और हो सके हम 50 लाख करोड़ रुपए से क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर लेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ। हमने क्या किया, लखनऊ एक्सप्रेसवे को किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, और देने के बाद हम 50 लाख करोड़ रुपए क्या कर रहे हैं, उससे ले लिए। लेने के बाद हमने उसको 15 सालों के लिए लीज पर दे दिया। अब क्या करेगा, जो कंपनी लखनऊ एक्सप्रेसवे को लेगा वो क्या करेगा, अब वहाँ पे चलने वाली गाड़ियों से क्या करेगा, टोल टैक्स वसूलेगा। ठीक है, टोल टैक्स वसूलेगा। अब वो उस रोड की मरम्मत भी करेगा, भाई रोड टूटी की मरम्मत भी कराएगा। हमें जो ये पैसे मिले, ठीक है, 50 लाख करोड़ रुपए हमें जो पैसे मिले, हमने क्या किया, एक नया रोड बना दिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक नया रोड बना दिया। यानी हमने पैसा दूसरे से लिया, फिर नया एक इंफ्रास्ट्रक्चर
भी बिल्डअप कर दिया। तो यही कहला रहा है क्या, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत किसने की, तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। कितने वर्षों के लिए इसको रखा गया टारगेट, 4 वर्षों के लिए। कब से कब तक, 2022 से 2025 तक। कितने पैसे चाहिए, 6 लाख करोड़ रुपए हमको क्या करना है, जुटाना है। अब जुटा के हम करेंगे क्या, तो हमारी एक योजना है, अभी हमने बताया ना कि जो हम पैसे पाएंगे उसको राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की योजना बनाया गया है। यानी इसके तहत हम क्या करेंगे, हम पैसे को खर्च करेंगे किसी विकासात्मक कार्यों पर, ठीक है। और जो हम पैसे खर्च करने की योजना बनाए हैं, जो पैसे के लिए उसको डिमांड रखे हैं, वो हम रखे हैं 43 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। और ये जो 43 लाख करोड़ है, ये 14% है मात्र किसका, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का, मात्र 14% है। नहीं सॉरी, मैं 14% बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जो है इस 43 लाख करोड़ का मात्र 14% है। कितना है, 14%, ठीक है। अब देखिए बात आ रही है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन टैक्स। अब ग्रीन टैक्स है, ये टैक्स हम लगाएंगे कहाँ पे लगाएंगे, तो ये टैक्स हम सड़क पर चलने वाले गाड़ियों पे लगाएंगे। भाई तुम क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी से बहुत ज़्यादा धुएं निकल रहे हैं, ठीक है। अगर हम रोड पर चलने वाली गाड़ियों पे लगाएंगे तो ये मंत्रालय लगाएगा ना, जो रोड को देखता है। तो कौन लगाएगा, मंत्रालय, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ग्रीन टैक्स को लगाएगा। कहा जा रहा है कि जो 8 साल से अधिक की पुरानी वाहनें हैं उस पर जो टोल टैक्स है, यानी रोड टैक्स है, रोड टैक्स जो लगेगा 10 से 25%। कई जगह पे तो कहा जा रहा है कि 50% तक भी हम लगाएंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा क्या है, प्रदूषण है। दूसरी बात ये भी कहा गया कि ये जो ग्रीन टैक्स है हम कुछ चीज़ों को रियायत देंगे, जैसे जो गाड़ियाँ एग्रीकल्चर में यूज होती हैं, कृषि में यूज होती हैं, कृषि में यूज होने वाली गाड़ियों पे हम क्या करेंगे, ये ग्रीन टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। कृषि में यूज होने वाली गाड़ियों पे क्या करेंगे, हम ग्रीन टैक्स नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई कृषि है, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, इसलिए हम इस पर नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब नया जो बात है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। हमें पता है कि जब महामारी आई थी कोरोना की दूसरी लहर, तो उस दूसरी लहर में, कोरोना की दूसरी लहर में बहुत से लोग क्या हुए थे, रोजगार विहीन हो गए। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि इन लोगों को रोजगार दिलाने के लिए एक योजना चलाई जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। किसने चलाया, भारत सरकार ने चलाया। और इस योजना को जो चलाया गया ना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इस योजना को चलाया गया आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत, 3.0 के तहत कहा गया कि यह जो योजना है, यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से कार्य करेगी और यह 31 मार्च 2022 तक रहेगी। कौन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना रहेगी। और इसके लिए योजना में बनाया गया, भारत सरकार खर्च करेगी जो पैसे, वो पैसे करेगी, वो करेगी 22,810 करोड़ रुपए। कितने, 22,810 करोड़। और ये 3 वर्षों में इसको खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर। अब देखिए निर्मला सीतारमण ने क्या किया था कि जो दूसरी लहर आई थी, महामारी की दूसरी लहर, उन्होंने इस समय भी राहत पैकेज का घोषणा किया था। और ये जो राहत पैकेज है इसका घोषणा किया गया था 6,28,993 करोड़ रुपये। कितना, 6,28,993 करोड़ रुपये दूसरी महामारी में घोषित किया था। किसने, निर्मला सीतारमण ने, ये जो राहत पैकेज है, ठीक है। अब देखिए एक रिपोर्ट है वित्तीय समावेशन सूचकांक, यानी सूचकांक है, सूचकांक जारी किया गया आरबीआई द्वारा और इस सूचकांक में 0 से 100 के बीच का नंबर रखा गया है, ठीक है। अब बड़ा प्यारा सही क्वेश्चन आ रहा है, अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क, अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क, ये भी जारी किया गया आरबीआई द्वारा। देखिए इसमें जारी क्या किया गया, इसको पहले समझ लेते हैं, ये है क्या। मान लीजिए कि आप किसी बैंक के पास जा रहे हैं लोन लेने के लिए, और बैंक के पास आप गए लोन लेने के लिए, तो आपने ये नहीं बताया कि हमको क्या गिरवी रखना है, आपने बताया कि हमने फला बैंक से लोन लिया और हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, मैं उनका जो कर्ज लेता था वो समय से चुका देता था, आप उसी के बिहाफ पर मुझे क्या करिए, पैसे दे दीजिए, ठीक है। कोई व्यक्ति गया, अब वो जो जहाँ पे व्यक्ति मांगने गया कर्ज, उस बैंक को कैसे पता होगा कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। तो इसके लिए क्या किया है, आरबीआई ने एक अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क जारी किया
जिसमें इस नेटवर्क में क्या किया जाएगा, जो उपभोक्ताओं के वित्तीय रिकॉर्ड है कि आपने जो पैसे लिए कितने सही समय पर आपने कितने समय पर आपने जमा कर दिए, ठीक है, आपका रिकॉर्ड कैसा है, ठीक है, सिविल स्कोर कैसा है, इसमें क्या किया जाएगा, आपका डेटा रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा होगी ये आपके बगैर ये डेटा रिलीज नहीं की जाएगी, ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क में क्या किया जाएगा, डेटा रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि फिनटेक कंपनियां हैं, फिनटेक कंपनियां जैसे आरबीआई इनको क्या करेगी, लाइसेंस देगी फिनटेक कंपनियों को। जैसे आप पैसे ले रहे हैं, जैसे भीम ऐप है, यूपीआई है, ये सब सारी क्या होती है, ये जो होती है फिनटेक कंपनियां होती हैं। इनके द्वारा क्या किया जाएगा, आपको अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के बारे में जो से अकाउंट एग्रीगेट नेटवर्क है, इससे आपको पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, आपकी डेटा आ जाएगी कि आपके रिकॉर्ड कैसे हैं। और कंपनी क्या करेगी, आपके रिकॉर्ड के जो बैंक है, आपके रिकॉर्ड के आधार पर क्या करेगी, आपको पैसे देना स्टार्ट कर देगी। मतलब कि कितना कैसा रिकॉर्ड है, आपको क्या हो जाए, लोन आसानी से मिल जाए। 8 जो बैंक है इस अकाउंट एग्रीगेटर के लिए ग्राहकों की डाटा शेयर करने की बात कही है, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा होगा विदाउट आपके सहमति के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी भी आता है ना आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है, कि आपका प्राइवेसी वो हो, तो इसलिए आपके बगैर, ठीक है, आपकी अनुमति के बगैर ये जो कंपनियां जो बैंक होंगी वो आपके डेटा को शेयर नहीं करेंगे। क्लियर। अब देखिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, 10 लाख ट्विटर फॉलोअर्स वाला विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण। ये हमारा जो आरबीआई है ना, ये क्या किया है, 10 लाख ट्विटर फॉलोअर्स करने वाला विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण बन गया है। कौन, आरबीआई। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है ये, भारत का पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है भैया, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड जारी किया जाएगा, अभी हमने बताया ना कि बॉन्ड जारी किया जाएगा, यानी हमको पैसे कलेक्ट करने हैं, और ये पैसे जो हम कलेक्ट करेंगे, ये पैसे किस पर खर्च करेंगे, ये पैसे हम खर्च करेंगे सामाजिक चीज़ों पे, सामाजिक चीज़ों पे, लोगों के उद्धार करने के लिए हम क्या करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, ठीक है। सोशल इंपैक्ट बॉन्ड है। मान लीजिए कि हमको क्या करना है कि जेल में सुधार करना है, जो कैदी रह रहे हैं, ये कैदी जेल में रह रहे हैं, क्यों कैदी बने, ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि हर लोग गुनाह करके ही कैदी बनते हैं, किसी को मजबूरी है, मजबूरी के तहत कैदी बने। हम क्या करेंगे, इनको सुधार में ये पैसे खर्च करेंगे। अब देखिए इस भारत का पहला जो है सोशल इंपैक्ट बॉन्ड किसने जारी किया, तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। कौन, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने क्या किया है भाई, अकेले नहीं, इसने कहा यूएनडीपी से, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को भी इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि भाई पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम को आइडिया तो है नहीं कि हमको कैसे काम करना है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को आइडिया है। अगर नहीं आइडिया तो ये ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के लाएगा जिनको इनके बारे में, इस क्षेत्र के बारे में क्या है, अनुभव हो, तो वो क्या करेगा, यूएनडीपी और महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम क्या करेगा, ये सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जारी करेगा। और ये सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जो जारी हुआ है, ये भारत का पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड है। देखिए 2010 में क्या हुआ था कि सोशल इंपैक्ट बॉन्ड को यूके यानी ब्रिटेन में जारी किया गया था, और जब जारी किया गया था तो वहाँ पे जो कैदी रहते थे उनकी सुधार को देखने के लिए जारी किया गया था। लगभग कहा जाता है कि 7.3% का रखा गया था लक्ष्य, कि हमको 7.3% लोगों में सुधार करना है। जब इन्होंने देखा तो इन्होंने पाया कि 9% लोगों में क्या हुआ है, सुधार मिला है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर, ठीक है। तो हमने सोचा कि करंट को कुछ अलग अंदाज में पेश किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। तो आज के लिए मैं क्लास को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।